अस्सलाम वालेकुम गाइस, दुआगो हेयर विद द न्यू वीडियो। और न्यू वीडियो जैसा कि आपको पता है कि हम इब्न सफ़ी को ही ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं और इब्न सफ़ी की ही हम जो वीडियोस हैं उनमें इब्न सफ़ी के जो नावल्स हैं उन्हीं को पढ़ रहे हैं। ठीक है, और इब्न सफ़ी का हमने पहला एक नावल हमने शुरू किया था और उस नावल का नाम था दिलेर मुजरिम और उसका हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। और चैप्टर 2 जो है इंस्पेक्टर फरीदी के नाम से था, तो हमने वो शुरू किया हुआ है। और चैप्टर 2 हमने जहाँ से छोड़ा था पिछली वीडियो में, हम वहीं से उसे दोबारा कंटिन्यू करते हैं और बग़ैर कोई टाइम ज़ाया किए हम चलते हैं डायरेक्टली स्क्रीन की तरफ, जहाँ पे इब्न सफ़ी का वो नावल मेरे पास ओपन हुआ है और हम वहाँ से उसे दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने पिछली वीडियो में छोड़ा था। सो हियर वी गो। पिछली बार बात ये हुई थी, वैसे थोड़ा रिकैप दे दूँ कि एक कत्ल हुआ था और एक कत्ल हुआ था जी एक खातून का। ठीक है, और उन खातून का एक बेटा है जो उन्होंने लेके पाला हुआ है, यानी उनका बेटा नहीं है, उनकी सहेली का बेटा था और डॉक्टर शौकत नाम था। तो सर्जन है जी अच्छे खासे, और डॉक्टर शौकत ने कर्नल फरीदी को बुलाया है उनकी केस की वो करने के लिए, केस को फॉलो करने के लिए या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो अब कर्नल फरीदी की गुफ्तगू चल रही थी मुलाजमा से, तो मुलाजमा ने उसको वाक़यात कुछ दोहराए थे। तो अब आगे हम चलते हैं कि आगे क्या हुआ। याद रहे कि यहाँ दारोगा भी मौजूद हैं जो पुलिस स्टेशन से आए थे, तो वो भी कर्नल फरीदी के साथ साथ इन्वेस्टिगेट करने के लिए आए हुए हैं सरकारी तौर पे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आगे। क्या तुम बता सकती हो कि रात में तुमने इन वाक़यात के बाद कोई और भी आवाज़ सुनी थी? जी नहीं, सिवाय इसके कि वो देवी जी के बड़बड़ाने की आवाज़ थी, वो अक्सर सोते वक्त बड़बड़ाया करती थी। क्या तुम बता सकती हो कि वो क्या बड़बड़ा रही थी? कुछ बेरब्त बातें थी, ठहरिए याद करके बताती हूँ। हाँ ठीक याद आया, वो राज रूप नगर चला रही थी। मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं उनकी आदत से वाकिफ़ थी। राजरूपनगर, फरीदी ने धीरे से दोहराया और कुछ सोचने लगा। हमीद, तुमने इससे पहले ये नाम सुना है? हमीद ने नफ़ी में सर हिला दिया। डॉक्टर शौकत, तुमने? अब मैंने तो आज तक नहीं सुना। क्या सबीता देवी ने भी ये नाम कभी लिया था? मेरी याददाश्त में तो नहीं लिया था। ये सबीता देवी वो हैं जो डेड हो चुकी हैं, मतलब जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मेरी याददाश्त में तो नहीं, डॉक्टर शौकत ने जहन पर जोर देते हुए जवाब दिया। अच्छा, फरीदी ने कहा। अब मैं ज़रा लाश का मुआयना करना चाहता हूँ। वो सब लोग उस कमरे में आए जहाँ लाश पड़ी हुई थी। चारपाई के सिरहाने वाली खिड़की खुली हुई थी, उसमें सलाखें नहीं थी। इंस्पेक्टर फरीदी देर तक लाश का मुआयना करता रहा। फिर उसने वो छुरा सब इंस्पेक्टर की इजाज़त से मकतूला के सीने से खींच लिया और उसके दस्तों पर उंगलियों के निशानात ढूंढने लगा। फिर खिड़की की तरफ गया और झुककर नीचे की तरफ देखने लगा। खिड़की से 3 फुट नीचे तकरीबन 1 फुट चौड़ी कांच थी, जिससे एक बांस की सीढ़ी लटकी हुई थी। खिड़की पर पड़ी हुई गर्द की तह कई जगह से साफ थी और एक जगह हाथ के पंजों के उंगलियों के निशानात। ये तो साफ जाहिर है कि कातिल इस खिड़की से दाखिल हुआ, फरीदी ने कहा। ये तो इतना साफ है कि घर की खादमा भी यही कह रही थी, थाने के सब इंस्पेक्टर ने मज़हका उड़ाने के अंदाज में कहा। फरीदी ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और फिर खामोशी से खंजर का जायज़ा लेने लगा। कातिल ने दस्ताने पहन रखे थे और एक मशाक खंजरबाज मालूम होता था। इंस्पेक्टर फरीदी बोला, वो एक गैर मामूली ताकतवर इंसान है। दारोगा जी, इस खंजर के बारे में आपकी क्या राय है? खंजर? जी हाँ, ये भी बहुत मजबूत मालूम होता है। सब इंस्पेक्टर मुस्कुराकर बोला। जी नहीं, मैं इसकी साख्त के बारे में पूछ रहा हूँ। इसकी साख्त के बारे में सिर्फ लाहौर ही बता सकते हैं। जी नहीं, मैं भी बता सकता हूँ। इस किस्म के खंजर नेपाल के अलावा और कहीं नहीं बनते। नेपाल? डॉक्टर शौकत ताहियुर आमेज़ लहजे में बोला और बेताबाना अंदाज में एक कदम पीछे हट गया। क्यों, क्या बात है? फरीदी उसे घूरता हुआ बोला। कोई बात नहीं, शौकत ने खुद पर काबू हासिल करते हुए कहा। खैर,
हाँ, तो मैं कह रहा था कि इस किस्म के खंजर सिवाय नेपाल के और कहीं नहीं बनाए जाते। और डॉक्टर, मैं तुमसे कहूँगा कि अभी वो इतना ही कह पाया था कि कांस्टेबल ने आकर इतला दी कि उस शख्स का पता लग गया है जिससे कल रात सबिता देवी का झगड़ा हुआ था। सब लोग बेताबाना अंदाज में दरवाजे की तरफ बढ़े। बाहर एक बावर्दी कांस्टेबल खड़ा था। आने वाले कांस्टेबल ने बताया रात सबिता देवी इसी से झगड़ रही थी। वह रात उस तरफ से गुजर रहा था कि सबिता देवी ने उसे पुकारा। उसे जल्दी थी क्योंकि वो गश्त पर जा रहा था, लेकिन वो फिर भी चला आया। सबिता देवी ने उसे बताया कि कोई आदमी उनकी मुर्गियों की ताक में है और उसमें से इधर और उसने उन्हें इधर का ख्याल रखने की ताकीद की। उसने जवाब दिया कि पुलिस मुर्गियाँ ताकने के लिए नहीं है। और फिर दूसरी चौकी का कांस्टेबल और फिर वो दूसरी चौकी का कांस्टेबल है। इसी बात पर बात बढ़ गई और झगड़ा होने लगा। थाने का दरोगा उसे अलग ले जाकर उससे पूछताछ करने लगा और फरीदी ने बुलंद आवाज़ में कहना शुरू किया, हाँ तो डॉक्टर, मैं तुमसे कह रहा था कि ये खंजर दरअसल तुम्हारे सीने में होना चाहिए था। सबिता देवी धोखे में कत्ल हो गई हैं और जब कातिल को अपनी गलती का इल्म होगा तो फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा। अब फिर उसी कमरे में चलकर मैं इसकी तशरीह करूँगा। इस इंकशाफ पर सब के सब बौखला गए। शौकत घबराहट में जल्दी जल्दी पलकें झपका रहा था। दरोगा जी की आंखें हैरत से फटी हुई थी और सर्जन हमीद उन्हें मज़ाक़ खेज़ अंदाज में घूर रहा था। सब लोग लाश वाले कमरे में वापस आए। इंस्पेक्टर फरीदी खिड़की की कांच पर उतर गया और इस लाइन के सारे कमरों की खिड़कियों का जायज़ा लेता हुआ लौट आया। अब मामला बिल्कुल ही साफ हो गया था। सबिता देवी डॉक्टर ही के धोखे में कत्ल हुई हैं। अगर कातिल सबिता देवी को कत्ल करना चाहता था तो उसे क्या मालूम था कि सबिता देवी शौकत के कमरे में सोई हुई थी। अगर वो तलाश करता हुआ उसके कमरे में पहुंचा था तो दूसरी खिड़कियों पर भी इस किस्म के निशानात हो सकते थे जैसे कि इस खिड़की पर मिले हैं। और फिर सबिता देवी के कत्ल की सिर्फ एक ही वजह हो सकती थी और वो थी उनकी जायदाद। और अगर उनका तरका उनके किसी अजीज़ को पहुंचता होता तो वो उन्हें अब से 10 बरस कबल ही कत्ल करा देता, जबकि उन्होंने अपनी जायदाद धर्मशाला के नाम वक्फ करने का इरादा किया ही था। अब जबकि 10 साल गुजर चुके हैं और जायदाद के मुतालिक पूरी कानूनी वसीयत महफूज है, उनके कत्ल की कोई माकूल वजह समझ नहीं आ सकती। अगर कातिल चोरी की नीयत से इत्तफाकन इस कमरे में दाखिल हुआ हो जिसमें वो सो रही थी तो क्या वजह है कि कोई चीज़ चोरी नहीं की गई। मुमकिन है कि इस कमरे में उसके दाखिल होते ही मकतूला जाग उठी हो और वो पकड़े जाने के खौफ से उसे कत्ल करके कुछ चुराए बगैर ही भाग खड़ा हुआ हो। दरोगा जी ने अपनी दानिश में बड़ा तीर मारा। माई डियर, फरीदी जोश में बोला, लेकिन मैं साबित कर सकता हूँ कि कातिल हमला के काफ़ी देर तक इस कमरे में ठहरा रहा है। सब इंस्पेक्टर के चेहरे पर तमस्खुर आमेज मुस्कुराहट फैल गई और सार्जेंट हमीद उसे दांत पीस कर घूरने लगा। इंस्पेक्टर फरीदी ने नहायत सुकून से कहना शुरू किया, जिस वक्त शौकत ने मकतूला को देखा और वो सर से पैर तक कंबल उड़े हुए थी, जाहिर है उससे पहले कोई भी कमरे में दाखिल ना हो सकता था क्योंकि दरवाज़ा अंदर से बंद था, लिहाजा लाश पर पहले शौकत ही की नज़र पड़ी। इसीलिए किसी और के मुंह ढांकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अब ज़रा लाश के करीब आइए। दरोगा जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, ये देखिए मकतूला का निचला होंठ उसके दांतों में दब कर रह गया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कातिल ने एक हाथ से मकतूला का मुंह दबाया था और दूसरे हाथ से वार किया था, फिर फ़ौरन ही मुंह दबाते हुए उसके पैरों में बैठ गया ताकि वो जुम्बिश न कर सके। और वो इसी हालत में उस वक्त तक रहा जब तक मकतूला ने दम न तोड़ दिया। होंठ का दांतों में दबा होना जाहिर कर रहा है कि वो तकलीफ़ की शिद्दत में सिर्फ इतना कर सकी कि उसने दांतों में होंठ लिया, लेकिन कातिल के हाथ के दबाव की वजह से होंठ फिर अपनी असली हालत पर आ ही न सका और इसी हालत में लाश ठंडी हो गई। कातिल को अपने मकसद की कामयाबी पर इतना यकीन था कि उसने कंबल उलट कर अपने शिकार का चेहरा तक देखने की जहमत गवारा नहीं की। मुमकिन है कि उसने बाद में मुंह खोल कर देखा भी हो, मगर ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो दोबारा ढांक देने की कोई ख़ास वजह समझ में नहीं आती। क्या ये मुमकिन है कि ये खुदकुशी का केस हो? सब इंस्पेक्टर ने फिर अपनी काबिलियत का इजहार किया। जनाबे वाला, सार्जेंट हमीद बोला, इतनी उम्र आई लेकिन कंबल ओढ़कर आराम से खंजर घोंप लेने वाला एक भी ना मिला कि मैं उसकी कदर कर सकता। सब इंस्पेक्टर ने झींप कर सर झुका लिया। इंस्पेक्टर फरीदी इन सब की बातों को सुनी अनसुनी करते हुए डॉक्टर शौकत से मुखातिब करके बोला, डॉक्टर, तुम्हारी जान खतरे में है, हर मुमकिन एहतियाती तदाबीर करो। ये प्लाट तुम्हारे ही कत्ल के लिए बनाया गया है। सोच कर बताओ, तुम्हारा कोई ऐसा दुश्मन जो तुम्हारी जान तक लेने में दरेग ना करे? मेरी दानिश में तो ऐसा कोई आदमी नहीं, आज तक मेरे ताल्लुकात किसी से ख़राब नहीं रहे। लेकिन ठहरिए, आपको याद होगा कि मैंने नेपाली खंजर के तस्करे पर बेख्तियार चौंक पड़ा था। तो तकरीबन 15 यूम का तस्करा है कि एक रात में एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ऑपरेशन करने जा रहा था और एक अच्छी हैसियत का नेपाली मेरे पास आया और मुझसे दरख्वास्त की कि मैं
उसी वक्त एक मरीज़ को देख लूँ जिसकी हालत ख़तरनाक थी। मैंने माजूरी ज़ाहिर की, वो रोने और गिड़गिड़ाने लगा, लेकिन मैं मजबूर था क्योंकि पहले ही से एक ख़तरनाक केस मेरे पास था। ख़तरा ये था कि उसी रात उसका ऑपरेशन ना किया गया होता तो मरीज़ की मौत वाक़ई हो जाती। आखिर जब वो नेपाली मायूस हो गया तो मुझे बुरा भला कहते हुए वहाँ से चला गया। दूसरे दिन सुबह जब मैं अस्पताल जा रहा था तो चर्च रोड के चौराहे पर पेट्रोल लेने के लिए रुका और वहाँ मुझे वही नेपाली नजर आया। मुझे देखकर उसने नफरत से बुरा सा मुंह बनाया और अपनी ज़ुबान में कुछ बड़बड़ाता हुआ मेरी तरफ मुक्का तान कर कहा, शाला हमारा आदमी मर गया, अब हम तुम्हारी खबर ले लेगा। मैंने हंसकर मोटर स्टार्ट की। अच्छा, फरीदी बोला। उसकी शक्ल और सूरत के बारे में क्या बता सकते हो? ये ज़रा मुश्किल है क्योंकि मुझे तो सारे नेपाली एक जैसे ही शक्ल सूरत के लगते हैं, डॉक्टर शौकत ने जवाब दिया। खैर, अपनी हिफाजत का ख़ास ख्याल रखो। अच्छा दरोगा जी, मेरा काम ख़त्म। डॉक्टर शौकत, मैंने तुमसे वादा किया था कि इस केस को अपने हाथ में लूँगा, लेकिन मुझे अफसोस है कि बाज़ वजूह की बिना पर मैं ऐसा ना कर सकूँगा। मेरा ख्याल है कि दरोगा जी बहुस्न खूबी इस काम को सरअंजाम देंगे। अच्छा, अब इजाज़त चाहूँगा। हाँ डॉक्टर, ज़रा कार तक चलो, मैं तुम्हारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुम्हें कुछ हिदायत देना चाहता हूँ। अच्छा दरोगा जी, आदाबर्स। कार के करीब पहुंचकर फरीदी ने जेब से एक छोटा सा पिस्तौल निकाला और डॉक्टर शौकत को थमा दिया। ये लो, हिफाजत के लिए तुम्हें देता हूँ और कल तक इसका लाइसेंस भी तुम तक पहुंच जाएगा। जी नहीं शुक्रिया, इसकी ज़रूरत नहीं, डॉक्टर शौकत ने मुंह फुलाकर जवाब दिया। अहमक आदमी, बिगड़ गए क्या? क्या सचमुच ये समझते हो कि मैं वाकई इसकी तफ्तीश न करूँगा? हाँ, इन गधों के सामने तो मैंने यही मुनासिब समझा कि निजी तफ्तीश से इनकार कर दूँ। ये कमबख्त सिर्फ बड़े अफसरों तक शिकायत पहुँचाने के काबिल होते हैं। डॉक्टर शौकत के चेहरे पर रौनक वापस आई और उसने रिवाल्वर लेकर जेब में डाल दिया। देखो, जब भी कोई ज़रूरत पेश आए तो मुझे बुलवा लेना। बहुत मुमकिन है कि मैं 10 बजे रात तक आऊँ। होशियारी से रहना। अच्छा, खुदा हाफिज़। ड्राइवर ने कार स्टार्ट कर दी। सूरज आहिस्ता आहिस्ता गुरूब हो रहा था। कातिल का कत्ल। कहो भाई कहो, कैसा केस है? फरीदी ने सिगार सुलगाकर सार्जेंट हमीद की तरफ झुकते हुए कहा। चैप्टर 3 स्टार्ट हो गया, कातिल का कत्ल। मेरे ख्याल में ऐसा केस बहुत दिनों के बाद आता है। आपने तो दिन रात केसों ही के ख्वाब देखा करने हैं, कुछ हसीन दुनिया की तरफ भी नज़र दौड़ाई है। हमीद बेजारी से बोला। तो उसका ये मतलब है कि तुम इसमें दिलचस्पी ना लोगे? मैं तो आज ही तफ्तीश शुरू कर रहा हूँ, बस मुझे तो माफ़ी रखिए, मैं तज़य्यो औकात के लिए 1 माह की छुट्टी नहीं ली थी। बेकारी में तुम्हारा दिल घबरा न जाए कहीं। बेकारी में तुम्हारा दिल घबरा न जाए कहीं। बेकारी कैसी? हमीद जल्दी से बोला। क्या आपको मालूम नहीं कि मैं अभी हाल ही में एक अदद इश्क किया है? एक अदद? फरीदी ने हंसकर कहा। अगर इस तफ्तीश के सिलसिले में कई अदद और हो जाएं तो क्या मज़ाक़ है। शायद आपका इशारा डॉक्टर शौकत की नौजवान खादमा की तरफ है। हमीद मुंह बनाकर बोला। माफ़ कीजिएगा, मेरा मयार इतना गिरा हुआ नहीं है। बड़े गधे हो तुम, मुझे इसका भी ख्याल न था। फरीदी ने सिगार मुंह से निकाल कर कहा। खैर हटाओ, कोई और बात करें। हाँ भाई, सुना है कि 2-3 दिन हुए रेलवे ग्राउंड पर सर्कस आया हुआ है, बहुत तारीफ सुनी है। चलो आज सर्कस देखें। सिर्फ 4:30 बजे हैं, खेल 7 बजे शुरू होगा। इतनी देर में हम लोग खाना भी खा लेंगे। अरे ये क्या बदपरहेजी करने जा रहे हैं? अरे लहौला, आप पर लघुयात, यकीन नहीं आता कि आपने सुराग रसानी से तौबा कर ली। हमीद ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा। तुमने ये कैसे समझ लिया कि वहाँ मैं बेमतलब जा रहा हूँ? तुम देखोगे कि सुराग रसानी कैसे की जाती है। फरीदी ने जवाब दिया। ये सुराग रसान है जी फरीदी साहब, बहुत बड़े। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त तो आप किसी 6 पैसे वाले जासूसी नावल के मशहूर जासूस की तरह बोल रहे हैं। हमीद बोला। तुमने सर्कस का इश्तिहार तो देखा होगा, भला बताओ क्या खेल की खसूसियत के साथ तारीफ थी? एक नेपाली का मौत के खंजर का खेल। हमीद ने जवाब दिया और फिर उछल कर कहने लगा, क्या मतलब? फरीदी ने उसके सवाल को टालते हुए कहा, अच्छा उस खेल में है क्या? तुम एक बार शायद देख आए हो। हाँ, एक लड़की लकड़ी के तख्ते से लगकर खड़ी हो जाती है और एक नेपाली इस तरह खंजर फेंकता है कि वो उसके चारों तरफ लकड़ी के तख्ते में चुभते जाते हैं। आखिर में जब वो इन खंजरों के दरमियान से निकलती है तो लकड़ी के तख्ते पर चुभे हुए खंजरों में उसका खाका बन जाता है। भाई वाकई कमाल है। अगर खंजर एक सौत भी आगे बढ़ पड़े तो लड़की का कला कमा हो जाए। अच्छा, इन खंजरों की लंबाई क्या होगी? फरीदी ने सिगार का कश लेकर कहा। मेरे ख्याल से वो खंजर वैसा ही है जैसा कि आपने मकतूला के सीना से निकाला था। बहुत खूब, फरीदी इत्मीनान से बोला। अच्छा ये बताओ कि खंजर का कितना हिस्सा लकड़ी के तख्ते में घुस जाता होगा? मेरे ख्याल में चौथाई। मामूली ताकत वाले के बस का रोग नहीं, फरीदी ने हमीद की पीठ ठोकते हुए जोश में कहा। अच्छा मेरे दोस्त, आज सर्कस ज़रूर देखा जाएगा।
आखिर आपका क्या मतलब? हमीद बेचैनी से बोला। अभी फ़िलहाल तो कोई ख़ास मतलब नहीं, बकौल तुम्हारे। अभी तो मेरी स्कीम किसी 6 पैसे वाले नावल के सुराग रेसां की स्कीम की तरह ही मालूम हो रही है। आगे अल्लाह मालिक है। आखिर कुछ बताइए तो। क्या ये मुमकिन नहीं कि सबिता देवी के कत्ल में उसे नेपाली का हाथ हो? यूं तो उसके कत्ल में मेरा भी हाथ हो सकता है, हमीद हंसकर बोला। तुम समझते नहीं, एक लहीम शहीम औरत की लाश को फड़कने से रोक देना किसी मामूली ताकत वाले आदमी का काम नहीं। एक ज़िबा किए हुए मूर्ख को संभालना दुश्वार हो जाता है। फिर जिस शख्स ने डॉक्टर शौकत को धमकी दी थी वो भी तो नेपाली ही था। ऐसी सूरत में क्यों ना हम इस शोभा से फ़ायदा उठाएं। मैं ये वसूख से नहीं कहता कि कत्ल में सर्कस वाले नेपाली ही का हाथ है, फिर भी देख लेने में क्या मजायका है। अगर कोई सुराग ना मिल सका तो तफरीह ही हो जाएगी। खैर, मैं सर्कस देखने से इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि मैं तकरीबन 2 दर्जन लड़कियां वहाँ पर काम करती हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वहाँ खेल के दौरान आप बहस मुबाहिसा करके मेरा मजाक करके रखा दें। तुम चलो तो सही, मुझे ये भी मालूम है, फरीदे ने बुझा हुआ सिगार सुलगा कर कहा। शहर पहुंचकर उनकी हैरत की इंतहा नहीं रही जब उन्होंने इवनिंग न्यूज़ में निशात नगर के कत्ल का हाल पढ़ा। इस पर इंस्पेक्टर फरीदी के दलाल का एक एक लफ्ज़ तहरीर था, और ये भी लिखा था कि इंस्पेक्टर फरीदी ने निजी तौर पर मौके वारदात का मुआयना किया था, लेकिन उन्होंने निजी तफ्तीश करने से इनकार कर दिया। उसमें यह भी लिखा था कि इंस्पेक्टर फरीदी 6 माह की रुख्सत पर है, इसलिए ख्याल होता है कि शायद सरकारी तौर पर यह काम उनके सुपुर्द ना किया जा सके। मेरे ख्याल में जिस शख्स को हम लोग डॉक्टर का पड़ोसी समझ रहे थे, वो इवनिंग न्यूज़ का नामहनिगार था, फरीदी ने कहा। अब तक तो हालात हमारे मुवाफिक ही हैं। इस खबर का आज ही शाया हो जाना बड़ा अच्छा होता। अगर वाकई सर्कस वाला नेपाली ही कातिल है तो हम बासानी इस खबर का रद्द अमल देख सकेंगे। हमीद कुछ सोचते हुए यूं ही बेख्याली में बोला। क्या कोई नई बात सूझी? फरीदी ने कहा। ओके जी, हम इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और यहाँ तक काफ़ी है। अब हम इससे जब आगे जाएंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इस पर, और आगे मैं आपको कहानी के दौरान क्या हुआ वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस बार मैं भी आपके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने जा रहा हूँ। तो ये मेरा बैक चैलेंज है कि लाइक और सब्सक्राइब आप करेंगे तो लाइक और सब्सक्राइब मेरी तरफ से भी आपको मिलेगा। सो ये चैलेंज विद चैलेंज है, और इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको जल्दी एक्सेप्ट कीजिए। मेरी तरफ से फ़िलहाल के लिए खुदा हाफ़िज़, गुड बाय, एंड जहाँ रहें खुश रहें। दुआगो की तरफ से बाय बाय।